बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 14। बेसिकली ये जो लेक्चर 14 है ये 13 की ही कंटिन्यूशन है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि किस तरीके से फूड प्रोडक्शन को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि हम उसमें अपना जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए से कर सकते हैं, केमिकल कंट्रोल के जरिए से कर सकते हैं, और इसी तरह से हमने उन को पढ़ने के बाद हमने आधे में लेक्चर छोड़ दिया था। हमारे पास चौथा उसका पॉइंट जो आता है वो है बायोलॉजिकल कंट्रोल। ये जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है इससे भी आप फूड प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल बेसिकली क्या होता है? केमिकल कंट्रोल और बायोलॉजिकल कंट्रोल के दरमियान फर्क लिखें। ये भी पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ गया हुआ है कि डिफरेंशिएट बिटवीन केमिकल कंट्रोल एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो इसको आप किस तरह से बयान करेंगे? पहले आप इसका कंसेप्ट समझ लें कि केमिकल कंट्रोल के अंदर आपने जो कंट्रोल है वो आप करते हैं केमिकल के जरिए से, स्प्रे वगैरह के जरिए से, अद्वियात की सूरत में फसलों पे छिड़काव करके वगैरह वगैरह। जबकि बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर आप केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। वो जो जानदार होता है, वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वो जाता है उस फसल में जाता है और वहां पे जो कीड़े वगैरह होते हैं उनको खा देता है। इस तरीके से आपकी फसल बच जाती है। ये बिल्कुल देसी सा कंसेप्ट है बायोलॉजिकल कंट्रोल का। इसमें सबसे पहली चीज आपकी बुक में जो लिखी है बायो पेस्टिसाइड के बारे में कि वो क्या होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कंट्रोल द पेस्ट, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि पेस्ट को कंट्रोल करता है। अब पेस्ट क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि नुकसान पहुंचाए, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो फंजाई हो, कुछ भी हो, वो कोई भी ऐसी चीज जो नुकसान पहुंचाती हो लिविंग ऑर्गेनिज्म को, मतलब प्लांट्स को जो नुकसान पहुंचाए, उसको हम कहते हैं पेस्ट। ठीक हो गया। लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कंट्रोल द पेस्ट, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि इस पेस्ट को कंट्रोल करते हैं उन्हें हम कहते हैं बायोपेस्टिसाइड्स। उन्हें क्या कहते हैं? बायोपेस्टिसाइड। इसकी एग्जांपल क्या है? वेस्ट इसकी एग्जांपल है, और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी इसकी एग्जांपल में आते हैं बायोपेस्टिसाइड की। अब वेस्ट क्या है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल में। अच्छा, ये पहला आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया कि डिफरेंशिएट बिटवीन केमिकल कंट्रोल एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल। उसके बाद आपका दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन यहां से हो गया डिफाइन द टर्म बायोपेस्टिसाइड अलोंग विद वन एग्जांपल। तो आपने ये दो एग्जांपल के साथ इसको बयान कर दिया। अच्छा, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बायोपेस्टिसाइड, या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोपेस्टिसाइड, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? गुज़िश्ता लेक्चर में आपने ये पढ़ा था कि केमिकल कंट्रोल के अंदर तीन नुकसान होते हैं। फायदा तो होता है कि कीड़े वगैरह मर जाते हैं स्प्रे वगैरह से, केमिकल का इस्तेमाल करने से, लेकिन दो तीन नुकसान भी थे। एक नुकसान ये था कि उनकी वजह से टॉक्सिसिटी होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर। जब वो फसल जिस पे आपने स्प्रे किया, जब आप वो खाते हैं तो आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी हो जाती है, जहरीले मादे जमा हो जाते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर। दूसरी बात आपने पढ़ी थी कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन होती है। तीसरी बात आपने पढ़ी थी कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उन फसल के अंदर स्प्रे बार बार करने से वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो जाते हैं उन अद्वियात से, तो उन पे वो दवाइयां, वो स्प्रे वगैरह वो असर नहीं करती, फिर आपको बदलना पड़ती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने तीन नुकसान पढ़े थे केमिकल कंट्रोल के। तो इस बायोलॉजिकल कंट्रोल की अहमियत ये है कि ये जो तीन नुकसान हैं, टॉक्सिसिटी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन और इंसेक्ट बिकम रेजिस्टेंट, ये तीनों चीजें बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर नहीं होती। जब आप बायोलॉजिकल कंट्रोल करेंगे, ये चीज जब आप इस्तेमाल करेंगे, ये टेक्निक, तो उसमें आपको ये तीनों जो चीजें हैं इनसे आप बच जाएंगे। इट एलिमिनेट ऑल सच हैजर्ड, एलिमिनेट का मतलब है खत्म करना, सच हैजर्ड का मतलब है ये नुकसान जो है इनसे आपकी जान बच जाएगी। हम आगे मूव करते हैं। इन बायोलॉजिकल कंट्रोल की प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे आ गई है, डिफाइन बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो डेफिनेशन ये है, ये बायोपेस्टिसाइड की डेफिनेशन की एग्जांपल थी। इन बायोलॉजिकल कंट्रोल पेस्ट्स आर डिस्ट्रॉयड। अभी मैंने आपको बताया कि पेस्ट उस चीज को कहते हैं जो कि नुकसान पहुंचाती है आपकी फसलों को, पेस्ट कहते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे प्लांट प्रोडक्शन की बात करें, इसलिए हम रिलेटेड टू प्लांट्स बात करेंगे। इन बायोलॉजिकल कंट्रोल पेस्ट्स आर डिस्ट्रॉयड, पेस्ट को तबाह किया जाता है, मारा जाता है बाय सम लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए से। देखिए नाम इंडिकेट कर रहा है बायोलॉजिकल कंट्रोल, ऐसा कंट्रोल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजी कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंट्रोल हासिल करना। तो पेस्ट को कत्ल किया जाता है, मारा जाता है बाय सम लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करके। अब वो कैसे करते हैं? दैट कंपीट विद
जो कि मुकाबला करते हैं, विद और इवन ईट देम, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनको मार देते हैं, या इवन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जाके कीड़े मकोड़ों को सीधा खा देते हैं। तो ये दो बातें यहाँ पे आएंगी, विच कंपीट विद, जो कि कंपीट करेंगे उन पेस्ट के साथ, या उन पेस्ट को क्या करेंगे, ईट देम, अब उनको खा लेंगे। इसकी एग्जांपल है, दो एग्जांपल है इसकी। नंबर 1 इसकी जो एग्जांपल आती है वो है एफिड वाली। एन एफिड दैट अटैक्स ऑन वॉलनट ट्री, वॉलनट ट्री अखरोट के दरख्त को कहते हैं। एफिड एक कीड़े का नाम, आप समझ लें दीमक टाइप का होता है। एन एफिड दैट अटैक एन वॉलनट ट्री, जो कि उस अखरोट के दरख्त के ऊपर हमला करता है, इज बीइंग कंट्रोल्ड, उसको काबू किया जाता है बाय ए वेस्ट। अब ये वेस्ट क्या है, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये जो एफिड है ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक हो गया। इस एफिड को कंट्रोल किया जा रहा है इस एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जिसका नाम वेस्ट है। भाई ये वेस्ट दैट पैरासिटाइज, जो कि उसको पैरासिटाइज कर देगी, उसको खा देगी, खत्म कर देगी दिस एफिड, इस एफिड को। तो डियर स्टूडेंट, इसकी समरी में आपको बयान करता हूं। अखरोट के दरख्त के ऊपर हमला करने वाले कीड़े का नाम है एफिड, और उस एफिड को मारने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, वेस्ट का इस्तेमाल किया। और वो वेस्ट क्या करेगा, वो जाकर उस एफिड को कत्ल कर देगा। इस तरीके से जो आपकी फसल है वो सारी की सारी सेव हो जाएगी, बचेगी। ये था बायोलॉजिकल कंट्रोल। लेट्स सपोज अगर हम बात करें इस एफिड को केमिकल कंट्रोल में कैसे मारा जाता। अगर हम केमिकल कंट्रोल की बात करते तो केमिकल कंट्रोल के अंदर इस एफिड पे हम तो स्प्रे करते, तो फिर हम कहते हैं कि केमिकल का इस्तेमाल करके हमने एफिड को मार दिया। लेकिन यहाँ पे एफिड को मारने वाली चीज कौन सी है, वेस्ट। तो वेस्ट इज द एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। सेकंड, इवन सम बैक्टीरिया आर यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी बायोलॉजिकल कंट्रोल में इस्तेमाल होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये दो एग्जांपल्स थी, ये इसकी डेफिनेशन थी, ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम आगे मूव करते हैं। व्हाट इज, ये इसका 4 पॉइंट के बाद 5वां पॉइंट है कि फूड प्रोडक्शन को आप किस तरह से इंप्रूव करते हैं। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, आईडीएम इसे बोलते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है। इंटीग्रेट कहते हैं किसी के साथ मिला हुआ, मिला जुला। डिजीज के साथ मिली जुली मैनेजमेंट इससे क्या हमने मतलब लिया, इससे हमने मतलब ये लिया कोई भी ऐसा आप समझ लेंगे कोई भी ऐसा इकदाम जो कि आप लेते हैं डिजीज को मारने खत्म करने के लिए, या उस डिजीज के साथ मिले जुले किसी भी फैक्टर को कम करने के लिए कोई भी मैनेजमेंट जो आप इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, आईडीएम। कोई भी ऐसा कदम या कोई भी ऐसे स्टेप्स जो आपने लिए, किसके लिए, डिजीज को खत्म करने के लिए या डिजीज के साथ मिले जुले किसी और फैक्टर को कम करने के लिए आपने जो भी इकदाम उठाए उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, आईडीएम इसे बोलते हैं। इफेक्टिव कंट्रोल, पुरअसर तरीके से आपने काबू करना है। आप पार्टिकुलर डाइजेस्ट, पार्टिकुलर कहते हैं एक खास डिजीज को, डाइजेस्टस कहते हैं बहुत बड़े पैमाने में जो बहुत संजीदा किस्म की बीमारी आ जाती है उसे डाइजेस्टस, जैसे आजकल कोरोना वायरस है वो डाइजेस्टस डिजीज है। पर्टिकुलर डिजीज में जैसे फ्लू हो गया, जैसे खांसी होगी, ये एक पर्टिकुलर डिजीज है, लेकिन डाइजेस्टस नहीं है। ये इन दोनों के दरमियान फर्क था। पर्टिकुलर कहते हैं नज़ला हो गया, जुकाम हो गया, कोई छोटी मोटी ऐसी खास बीमारी, और डाइजेस्टस कहते हैं जो बड़े पैमाने में बड़ी तबाहकुन किस्म की बीमारी होती है, जैसे कोरोना वायरस के नाम से आ गया। और ऑल कॉमन डिजीजेस ऑफ प्लांट, या कोई और कॉमन डिजीजेस होगी पौधों की, कैन बी अचीव्ड, उनको हासिल किया जाता है, उनको कंट्रोल किया जाता है बाय ऑल रेलिवेंट कहते हैं उसके साथ मुल्हिका कोई भी आप समझ लें कि मुनासिब किस्म के इकदाम से, एप्रोप्रिएट मेथड, ऐसे मेथड जो कि मौजूद भी हों, सस्ते भी हों, आप डिजीज कंट्रोल बीमारी को काबू करने के लिए। अब इस सारे में तर्जुमा के मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। अब मैं आपको उसका कंसेप्ट देता हूं कि इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट आपकी बुक के मुताबिक क्या है। आपने कोई भी ऐसे इकदाम आपने लेने हैं जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो डिजीज है चाहे वो कॉमन है, वो पार्टिकुलर है या वो डाइजेस्टिस है, उस बीमारी को आपने क्या करना है, आपने उसको कम करना है, उस पर कंट्रोल करना है। किस तरीके से, बाय यूजिंग ऑल द रेलेवेंट एप्रोप्रिएट मेथड्स, आपने उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के उस बीमारी के हिसाब किताब से रेलेवेंट आपने मेथड यूज करने हैं। मतलब कि आपने सपोज
जैसे कि ये कोरोना वायरस आया तो आपने इसमें रेलिवेंट और एप्रोप्रिएट मेथड क्या इस्तेमाल किया? आपने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग इसको मद्देनजर रखा जाए, मास्क का इस्तेमाल किया जाए, लोगों घरों से बाहर ना निकला जाए, ठंडी चीजों से इज्तनाब किया जाए। इस तरीके से ये जो सारे मेथड्स हैं ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, ठीक हो गया। ये सारे के सारे आपने रेलिवेंट और एप्रोप्रिएट मेथड इस्तेमाल किए उस कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए। तो जो भी आप इकदाम करें, चाहे वो दवाइयां लें, चाहे वो आप उसमें मास्क का हिफाजती इकदाम लें, या वैक्सीनेशन करें, या आप बीमारी से बचने के लिए कोई भी तरीका इस्तेमाल करें, या आप कोई कैंपेन चलाएं, अवेयरनेस कैंपेन चलती है कि इसको इस तरह से ऐलानात करवाकर, मसाजिद में ऐलानात करवाकर, बाजारों में ऐलानात करवाए जाते हैं कि इस तरीके से आप इस बीमारी से बच सकते हैं। अलगर्ज ये कि कोई भी तरीका आपने इस्तेमाल करना है उस बीमारी पर काबू पाने के लिए, उन तरीकों को आप कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, आईडीएम कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। हाइड्रो कहते हैं पानी को, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक का मतलब है कि आपने पानी के अंदर कल्चरिंग करनी है, आपने पानी के अंदर पौधों को लगाना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक कंसेप्ट है, आप समझ लें, वो ये कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी सिर्फ और सिर्फ पौधे को अपने अंदर गाड़ के रखती है। ये जो हमारा कंसेप्ट है कि मिट्टी की वजह से ग्रोथ होती है, ये कहीं कहीं पे ऑथेंटिक नहीं है। मिट्टी का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ पौधे को अपने अंदर गाड़ के रखना। अब क्या किया साइंटिस्ट ने ये किया कि उन्होंने पौधों को, उन्होंने प्लांट्स को ग्रो करवाया पानी के अंदर, ना कि मिट्टी के अंदर। अब उन्होंने अब इसकी जरूरत क्यों पेश आई, वो भी यहाँ पे आप सीरीज में आके पढ़ेंगे, तो बेहतर ये है कि मैं इसके हिसाब से चलता जाऊं, फिर आपके वो चीजें बुक के स्टेटमेंट्स के हवाले से अरेंजमेंट के हिसाब से आपकी बुक क्लियर होती जाएगी इंशाल्लाह। इज यूज टू टेस्ट, ये जो टेक्निक है, इज यूज, इसको इस्तेमाल किया जाता है टू टेस्ट, चेक करने के लिए वेदर, पाया कि अ सर्टेन न्यूट्रिएंट, एक खास न्यूट्रिएंट जो होता है, इज एसेंशियल फॉर प्लांट और नॉट, कि वो एक खास न्यूट्रिएंट जैसे कि जिंक है, मैग्नीशियम है, आयरन है, या कोई भी और है, क्या वो उस पौधे के लिए जरूरी है या नहीं है। ये सिर्फ चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक के अंदर प्लांट्स आर ग्राउंड, ये डेफिनेशन है इसकी, पौधों को उगाया जाता है, बढ़ोतरी की जाती है इन एरेटेड वाटर, पानी वाले अंदर, ऐसा पानी जिसमें हवा भी हो, पानी के अंदर, टू विच न्यूट्रिएंट मिनरल, ये मिनरल है जिसके अंदर आप क्या ऐड करते हैं, न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं, और वो कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं, मिनरल साल्ट्स होते हैं, हैव बीन एडेड, ऐड करते हैं। अच्छा, इसकी पहले इसको मैं आपको बता दूं कि टेक्निक क्या है। इस टेक्निक में ऐसा होता है कि जैसा ये एक पानी का एक एरिया है, एरेटेड वाटर, यहाँ पे सारा पानी पड़ा हुआ है इसके अंदर, इसके अंदर आपने पौधे को ग्रो करवाना है, ठीक है। इस टेक्निक को कहते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों पानी के अंदर हमने पौधे को, इसकी जरूरत क्यों पेश आई? जमीन के अंदर पौधे लगे हुए थे, कितने पुराने जमानों से हम देख रहे हैं कि जमीन के अंदर पौधे लगे होते हैं और वो ही हमें फल फूल देते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर हमें क्या जरूरत पेश आई कि हमने पानी के अंदर पौधों को उगाने की जरूरत महसूस की? तो इसका आंसर ये है, सॉइल इज ए कम्प्लेक्स मीडियम। सॉइल बड़ा कम्प्लेक्स मीडियम है कि उसके अंदर बेशुमार किस्म की चीजें ऐड हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी या कुछ ऐसी चीजें भी ऐड हैं जिनके बारे में हमें अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं है। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये एक नामुमकिन सी बात है, टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, के आप तजुर्बा करें ऑन न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, के आप तजुर्बा करें न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट के ऊपर, कि ये वाला पौधे को ये वाला न्यूट्रिएंट चाहिए है या नहीं चाहिए है, इस पे आप तजुर्बा करें बाय ग्रोइंग देम इन सॉइल में उगाकर। ये बात नामुमकिन है कि आप जब एक पौधे को जमीन के अंदर आप उसको रखेंगे, उसकी ग्रो करवाएंगे, अब आपको नहीं पता कि कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसकी वजह से उस पौधे की हाइट, अब देखें आपके घर के बाहर बेशुमार पौधे लगे हैं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे ये बताएं कि इस पौधे के अंदर इसकी हाइट को बढ़ाने वाला कौन सा न्यूट्रिएंट है, मैं आपको 8-9 न्यूट्रिएंट के नाम बताऊं कि इनमें से एक सिलेक्ट करें, आप किस तरह से बता सकते हैं? आप नहीं बता सकते, क्योंकि आपको नहीं पता, आपने सिर्फ एक पौधा लिया और जमीन में गाड़ दिया, जमीन के अंदर न्यूट्रिएंट थे, मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स थे जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ होगी, अननोन फैक्टर्स हैं, आप उसको बयान नहीं कर सकते वो कौन से फैक्टर्स हैं। ऐसे फैक्टर्स को बयान करने के लिए आप क्या करेंगे, उस पौधे को जमीन से निकालेंगे और पानी में रख देंगे, पानी के अंदर फिर आप वो 5 न्यूट्रिएंट ऐड करेंगे, सपोज आप मैंगनीज ऐड करेंगे, आप जिंक ऐड करेंगे, आप उसमें फास्फोरस ऐड करेंगे, आप मुख्तलिफ किस्म के 2-3 और भी ऐड करेंगे। आपने, अब इसको मैं जरा प्रैक्टिकली यहाँ पे आपको समझाता हूँ। सपोज आप ये कहते हैं कि
ये एक पौधा है, इसको आपने वाटर के अंदर ऐड किया, इसके अंदर आपने 5 न्यूट्रिएंट ऐड किए, दो चले 4 कर लें, जिंक कर लिया, फास्फोरस कर लिया और 2 आपने और भी कर लिए। ये आपने 1 2 3 और 4 आपने इस पौधे के अंदर जो वाटर था यहाँ पड़ा हुआ इसके अंदर आपने ऐड कर दिए, ये 5 ये 4 आपने न्यूट्रिएंट ऐड कर दिए। अब क्या हुआ, इस पौधे की ग्रोथ होगी, ठीक है। अब अगली बार आप क्या करेंगे, इसी तरह का पौधा लेंगे, वही वाटर लेंगे, उसमें आप ये वाला पौधा रखेंगे, ये आपने इसमें पौधा ग्रो करवाया। अब आप क्या करेंगे, इन चारों में से आप सिर्फ उनमें से 3 न्यूट्रिएंट ऐड करेंगे। जो चौथा है सपोज वो है फास्फोरस, ठीक है। आप उसको आप ये समझ लें कि ये मैग्नीज है चौथा, इस मैग्नीज को या मैग्नीशियम को आप उसमें नहीं डालेंगे, इसमें आप यहाँ पे इसको पुट नहीं करेंगे, बाकी जो 3 न्यूट्रिएंट आप डाल देंगे। आप ये देखेंगे, अब आप चेक करेंगे रिजल्ट, ये जो पौधा है इसके पत्ते हो जाएंगे येलो। इससे मतलब ये वाज़ेह हुआ कि अगर उसके अंदर मैग्नीशियम नहीं होगा, न्यूट्रिएंट में अगर मैग्नीशियम आप पौधे में नहीं डालेंगे तो पौधों को पत्तों का रंग जो होता है वो क्या होगा, वो येलोश हो जाएगा, वो पीला रंग पत्तों का हो जाएगा। लेकिन अब जमीन में पौधे डाले, हमें नहीं समझ आएगी किसकी वजह से पौधों के पत्तों का रंग पीला जर्द होता है। लेकिन जब आपने पानी के अंदर ग्रो करवाया, आपकी कंट्रोल में था हर एक न्यूट्रिएंट, आपने 5 न्यूट्रिएंट डाले, पौधे की ग्रोथ होगी। आपने उनमें से एक माइनस कर लिया, इफेक्ट सामने आ गया, उसके माइनस होने की वजह से कौन सा इफेक्ट पौधे पे आता है वो सामने चीज आ गई। फिर आप अगली बार क्या करेंगे, आप मैग्नीज को डालेंगे, कोई और यहां से आप माइनस कर देंगे, फिर जेड चेक करेंगे पौधे पे क्या असर, इस तरीके से 2 और डालेंगे, कोई और आप माइनस कर देंगे, बाकी इस तरीके से फिर आप 3 डालेंगे, चौथा कोई और माइनस कर देंगे। इस तरीके से आपको समझ आ जाती है कि कौन सा न्यूट्रिएंट पौधे की ग्रोथ के लिए लाजमी है। तो ये सारी बात लिखी हुई है, इज यूज्ड टू टेस्ट whether a certain nutrient के कौन सा न्यूट्रिएंट है is essential for plant or not, कौन सा न्यूट्रिएंट पौधे की ग्रोथ के लिए लाजमी है या कौन सा नहीं है। प्लांट्स आर ग्रोन इन एरेटेड वाटर, ये रिपीट इसलिए करूं ताकि आपको वो समराइज हो जाए। प्लांट को ग्रो करवाते हैं एरेटेड वाटर के अंदर, टू विच न्यूट्रिएंट मिनरल साल्ट्स, ये मिनरल साल्ट है जो मैंने 4 यहां पे ड्रा किए, इनको आप ऐड करके देखते हैं कि कौन सा इनमें से ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, अपना हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के बारे में। वो ये कहता है कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग जो होती है वो देखिए, ये जो टेक्निक है ना हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, ये छोटे पैमाने पे तो ठीक है, वेरी गुड, लेकिन बड़े पैमाने के ऊपर अगर आप इसकी फार्मिंग के बारे में सोच रहे हैं तो फिर ये एक नामुमकिन सी बात है, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है। अभी तक ऐसा है, अभी तक कोई फार्म ऐसा बना तो नहीं, लेकिन पॉसिबल है कि कुछ अर्से के बाद ऐसा बन भी जाए। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग जो है, फार्म कहते हैं बड़े पैमाने पे, हाइड्रोपोनिक मतलब पौधों को पानी में उगाया जाए और बड़े पैमाने पे ये काम किया जाए, इज नॉट फिजिबल, अभी तक मुमकिन नहीं है येट। अभी तक एस्ट्रोनॉट्स, वो लोग जो खलाबाज होते हैं, ऊपर चांद पे जाते हैं, स्पेस पे जाते हैं, मे यूज इट फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल। अब वहां पे मिट्टी तो नहीं है, खला में मिट्टी तो नहीं होती ना, तो वहां पे जब वो अपनी खाने पीने का कैसे करते हैं, वो इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। पानी के अंदर वो सब्जियां उगाते हैं, पानी के अंदर वो अपने जो खाने पीने की चीजें उनको ग्रो करवाते हैं और वहां से उनको वो अपना पेट भरते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आती है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इनर्ट सॉइल, ये मैंने क्यों लिखा, आपने केमिस्ट्री 9th में पढ़ा होगा कि इनर्ट गैसेस होती हैं, ऐसी गैसेस या ऐसे एलिमेंट्स जो कि मजीद आगे जाकर रिएक्शन नहीं कर सकते, उन्हें कहते हैं इनर्ट। जैसे कि नोबल गैसेस हैं, वो 8 गैसेस जो भी गैसेस हैं वो सारी की सारी नोबल, वो इनर्ट हैं। अच्छा, होता क्या है, जब आप पौधे को पानी के अंदर ग्रो करवाते हैं तो मुसलसल पानी के अंदर रहने की वजह से पौधे की जड़ें बेकार हो जाती हैं, ठीक है। फिर आप क्या इस्तेमाल करते हैं, फिर आप ये करते हैं कि आपने पानी लिया, आपने पानी ले लिया वाला, इसके अंदर भी आप मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, और वो मिट्टी कौन सी होती है, वो इनर्ट होती है, वो ऐसी मिट्टी होती है जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता, ऐसी मिट्टी आप इस्तेमाल करते हैं। उस ये मिट्टी है सारी पौधे, इस मिट्टी के अंदर आपने क्या किया, इस पौधे को लगा दिया, ठीक है। पानी के अंदर आपने पौधे को ग्रो करवाया, लेकिन मिट्टी आपने कौन सी इस्तेमाल करनी है, वो मिट्टी आपने इस्तेमाल करनी है इनर्ट सॉइल इस्तेमाल करनी है, जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होगा। तो ये वैसे एक मैंने आपको बात यहाँ पे दिलचस्पी के लिए दी थी। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 6 जो चीजें थी, ये सारी थी कि प्लांट प्रोडक्शन को, जो सारी ये वो चीजें हैं जो कि फूड प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं। तो आखिरी ये चीज आपकी बुक पे लिखी हुई है, ऐसी चीज, अब देखिए आपने इतनी मेहनत की और आपने खुराक को आपने बना लिया, उसकी प्रोडक्शन को इंप्रूव कर लिया, उसकी पैदावार को बढ़ा दिया। अब जब आपने खानी है उसको, ये ना हो कि बनाने और यूज करने के दरमियान जब आप उसको आपने रखी हो कहीं पे तो वो खराब हो जाए, सारी की सारी मेहनत आपकी गलत हो जाएगी।
तो लिहाजा आप उसकी प्रिजर्वेशन भी करनी है। आपने उस खुराक जो आपने बनाई है 6 स्टेप्स इस्तेमाल करके फूड को आपने बनाया, उसकी प्रोडक्शन को बेहतर किया, अब आपने उसको संभाल के रखना है। उसके लिए ये है कि पास्चराइजेशन करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। इसके बारे में क्या है, डेवलप्ड बाय लुईस पास्चर, एक साइंटिस्ट था लुईस पास्चर, उसने इस टेक्निक को बनाया। अच्छा, इस टेक्निक को अगर मैं आसान लफ्जों में आपको समझाने की कोशिश करूं, वो क्या है, देखिए इसमें ये करते हैं, जो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स जो होती हैं, दूध हो गया, दूध से मिली हुई कोई चीजें मलाई होगी या कोई और चीज इस तरह की होगी, आप उसे क्या करते हैं, आप दूध को बॉयल करते हैं, बॉयल करते हैं दूध को, लेकिन एक शर्त है कि टेम्परेचर 100 से कम होना चाहिए। अब मैं वो पढ़ रहा था आर्टिकल में, उसमें ये लिखा हुआ था कि जो टेम्परेचर है उसमें टाइम लिमिट्स होती हैं। ये बात आपकी बुक में नहीं है, तो परेशान नहीं होना, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लिए 15 मिनट के लिए और 30 मिनट के लिए दो शराइत हैं। अगर आप 15 मिनट के लिए उसको, अगर आप 30 मिनट के लिए बॉयल करना चाह रहे हैं दूध को, तो आप रखेंगे टेम्परेचर 63 डिग्री सेंटीग्रेड, 63 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप 15 मिनट के लिए रखना चाह रहे हैं तो आप रखेंगे, ये 62 है, सॉरी 62, अगर आप 73 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा ये देखें, अगर आपके पास जो टाइम है बॉयल कर, दूध को गर्म करने का, बॉयल करने का टाइम अगर वो ज्यादा है तो टेम्परेचर आपने कम रखना है, अगर टाइम आपने कम करना है तो टेम्परेचर बढ़ा के ज्यादा कर देना है। ठीक हो गया, ये टेक्निक है जो कि पास्चराइजेशन में इस्तेमाल होती है दूध को गर्म करने के लिए। आप सिर्फ इतना समझ लें कि खास टाइम के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का टेम्परेचर होना चाहिए और आप उसको बॉयल करते हैं दूध को। अच्छा, पास्चर, इसी को कहते हैं पार्शियल स्टेरिलाइजेशन, कि आपने दूध को बॉयल किया। स्टेरिलाइज कहते हैं किसी भी चीज को जरासीम से पाक कर देना। असल में होता क्या है, होता यह है कि ये दूध पड़ा हुआ सारा, ये बाउल है, इसके अंदर दूध पड़ा हुआ है, ठीक है, आपने दूध को बॉयल कर दिया। अब हवा से ये दूध एक्सपोज है, हवा हमारी जो एटमॉस्फेयर है, एयर है, इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं। अब होता क्या है, उस दूध के अंदर वो बैक्टीरिया आ जाते हैं जिसकी वजह से वो दूध खराब हो जाता है। आपने दूध को बॉयल किया और हवा पड़ने से पहले पहले आपने उसको क्या कर दिया, पैक कर दिया। अब उस दूध को आप 6 महीने के लिए भी स्टोर कर सकते हैं, 4 महीने के लिए भी। ये डब्बा जो आता है ये कितने अरसे का होता है आप देखेंगे तो ये 5-6 माह से भी, मतलब ऐसा दूध भी होता है जो 5-6 माह से भी ज्यादा आप स्टोर कर सकते हैं। तो 3 माह के लिए, 2 माह के लिए, 1 माह के लिए आप दूध को स्टोर कर सकते हैं, जितना भी आप चाहें वो। डेवलप्ड बाय लुईस पास्चर, पास्चर स्टेरिलाइजेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, आपने उस चीज को जरासीम से पाक कर दिया। प्रोडक्ट सच एज मिल्क, जैसा कि मिल्क हो गया, टू मेक इट सेफ, ताकि आप उसको महफूज कर सकें फॉर कंजप्शन, उसको इस्तेमाल करने से पहले पहले तक आप उसको सेव कर लें, एंड इंप्रूव इट्स कीपिंग क्वालिटी, और आप उसको मजीद सेव रखने की जो क्वालिटी है आप उसको भी बेहतर बना सकें। ये सारे के सारे टेक्निक थी पास्चराइजेशन की। अब आगे लिखा हुआ है कि ये जरूरी क्यों है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पास्चराइजेशन, प्रोटेक्ट फूड फॉर स्पाइलेज, स्पाइल कहते हैं खराब होने को। आपने खुराक को स्टोर करना है, बचा के रखना है स्पाइडर से, यूज, उसे इस्तेमाल करने से पहले पहले तक। तीसरी बात आती है ये यूज एंड ट्रांसपोर्ट, आप इसको दो बातें तस्वीर करें, तीसरी बात ना करें। ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, ये वाला और ये वही कॉमन बात है। यूज एंड ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, आपने काफी, आप देखेंगे सपोज लाहौर दूध किसी वहां बनता है, उसमें मिल्किंग पाउडर में दूध वहां बनता है, वहां से डेयरी प्लांट से दूध आपने यहाँ कश्मीर लाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको काफी लंबा सफर तय करवाना है उस प्रोडक्ट को, दूध को, तो लिहाजा आप उसको पास्चराइज कर देंगे और वो रास्ते में खराब नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो पढ़ा इस टॉपिक के अंदर, वो हमने फूड जो प्लांट प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के 3 मेथड पढ़े। उसमें एक बायोलॉजिकल कंट्रोल था, एक उसके अंदर, उसके बाद आपके इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट आता है, फिर हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक आता है। ये 3 मेथड हो गए। और आखिरी चीज जो आपने पढ़ी कि किस तरीके से दूध को पास्चराइज किया जाता है, खुराक को स्पाइलेज से बचाया जाता है, तो वो आपने यहाँ पास्चराइजेशन में पढ़ा। उम्मीद है कि आपको ये सारा लेक्चर बड़ी आसानी से समझ आ गया होगा। मैं आज के लिए इतना ही इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।